पुराने समय की बात है। किशनगढ़ राज्य पर राजा कुमार वर्मा का राज हुआ करता था। राजा कुमार वर्मा बहुत ही बुद्धिमान राजा था। उनका विश्वास था कि समस्त विद्याओं में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और शासन के कार्य में वे एक सफल व्यक्ति हैं। एक बार रानी कौशल्या ने अपने पति कुमार वर्मा से मजाक में कहा कि पैतृक रूप से राजा बनने में कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर राज्य का संचालन करना ही बड़ी बात है। रानी कौशल्या ने ये बातें मजाक में कही थी, पर राजा कुमार वर्मा पर इन बातों का गहरा असर पड़ा। राजा ने सोचा कि अपने बड़प्पन को रानी के सामने साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए देश के अनेक प्रांतों से उत्साही युवक आ पहुँचे। उन विद्याओं में कुशल व्यक्तियों ने निर्णायकों का कार्य किया। प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब केवल पुरस्कार बांटने का कार्य ही शेष रह गया था। राजा कुमार वर्मा ने तलवारबाजी में प्रथम आए रामराज नाम के व्यक्ति को देखकर कहा, युवक, ये साबित हो गया है कि तुमसे बढ़कर तलवारबाजी में कुशल व्यक्ति हमारे देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सभी दरबारियों ने स्वीकृति दी। राजा बोला, इस बात का निर्णय मुझे करना होगा कि यह व्यक्ति तलवारबाजी में सबसे कुशल है या नहीं। राजा ने अपने हाथ में तलवार लेकर रामराज के साथ युद्ध करने के लिए उसे ललकारा। इस पर सभी लोग हैरान हो गए। रामराज तथा राजा कुमार वर्मा के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंत में रामराज ने राजा कुमार वर्मा के हाथ से तलवार को उड़ा दिया। तब राजा कुमार वर्मा के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। उस वक्त निर्णायकों ने घोषणा की, प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन लोगों ने रामराज को एक तरफ बुलाया और उसके कानों में गुप्त रूप से कुछ कहा। रामराज ने कुमार वर्मा के निकट पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके अद्भुत कौशल के सामने न ठहरने की स्थिति में मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए फिर एक बार युद्ध करने का मौका दीजिए। महाराज पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने झट से रामराज को अनुमति दे दी। इस बार राजा कुमार वर्मा ने रामराज की तलवार को आसानी से उड़ा दिया। पुरस्कार राजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साहित्य प्रतियोगिता में सबको हराने वाले वैद्यनाथ को राजा ने ललकारा। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने ये घोषणा करके पुरस्कार राजा को दिया कि वैद्यनाथ ने व्याकरण में अनेकों गलतियां की है। इस तरह से सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। इस प्रकार एक वर्ष नहीं बल्कि लगातार 5 वर्षों तक राजा कुमार वर्मा ने प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। ये बात उसने रानी को बताई, पर रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हीं दिनों राजा कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक दिनों से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रच रहा है। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी क्षण भैरव गद्दी पर बैठ सकता है। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राजधानी से भाग निकला। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा तथा रानी कौशल्या अपने राज्य के किसी कोने में स्थित एक छोटे से गांव में पहुँचे। अपना नाम बदलकर गरीबों की तरह मेहनत करके अपने दिन बिताने लगे। जनता के बीच अपने दिन काटते हुए कुमार वर्मा ने उनकी जरूरतों को समझा और उनके दुख सुख का अनुभव करते हुए ये समझ लिया कि उसका शासन जनता के लिए हितकारी ना रहा था। उस वर्ष भी राजा कुमार वर्मा को ये खबर मिली कि पहले की तरह ही इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली है। वे बहुत प्रसन्न हुआ, मगर उन प्रतियोगिताओं को लेकर युवकों में किसी भी प्रकार का उत्साह न देखकर वे आश्चर्य में पड़ गया। उसने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा? सारे पुरस्कार तो
राजा को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम क्यों अपना समय बर्बाद करके उनमें भाग लें। राजा कुमार वर्मा यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि जनता ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस समय का राजा भैरव राजतंत्र को छोड़कर और किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं रखता था। इस कारण कुमार वर्मा यह सोचकर राजधानी की ओर चल पड़ा कि वह उन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। वह वेश बदलकर राजधानी में पहुंच गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजय हुआ। सभी क्षेत्रों में विजय हुए व्यक्तियों को अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए ललकारा। उसके तथा कुमार वर्मा के बीच में तलवारबाजी हुई। कुमार वर्मा ने कुछ ही क्षणों में राजा भैरव की तलवार को उड़ा दिया। तुरंत निर्णायकों ने बताया कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन लोगों ने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर यह समझाया, पगले, तुम एक व्यक्ति के साथ स्पर्धा नहीं बल्कि एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें राजा भैरव के हाथों नहीं बल्कि सिंहासन के समक्ष हारना था। तुम राजा से क्षमा मांग लो और एक और मौका मांगकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। लाचार होकर कुमार वर्मा ने भैरव को विजय होने दिया। अब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि जब वह राजा था तो किस प्रकार सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाता था। जब कुमार वर्मा गांव को लौट आया तब कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ, राजा भैरव ही जीत गए ना, इसके लिए तुम नाहक राजधानी में गए थे। अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। उधर भैरव के शासन में जनता का शोषण बढ़ता जा रहा था। जब कुमार वर्मा को यह बात पता चली तो वे देशांतन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में शामिल किया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की और सेना के नायक के पद के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजय हुए और सेनापति चुने गए। इसके बाद कुमार वर्मा ने फिर से अपना राज्य पाने के लिए एक अच्छी सी योजना बनाई। दूसरे साल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपनी सेना के साथ चल पड़े और उस साल भी हर साल की तरह सभी प्रतियोगिताओं में वे विजय हुए। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को तलवारबाजी के युद्ध के लिए ललकारा। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी के साथ भैरव के हाथ से तलवार को उड़ा दिया और अपनी तलवार को राजा भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं एक जमाने का आप लोगों का राजा कुमार वर्मा हूँ। ये भैरव अगर जनता पर अच्छा शासन करता तो मैं इसके काम में दखल ना देता। मैं जनता के कल्याण के लिए ही आगे आया हूँ। तुम लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करोगे या मुझे इस गद्दी के लिए युद्ध करना होगा? फिर कुमार वर्मा ने अपनी नकली पोशाक हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचान लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी कौशल्या ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपनी असलियत लोगों को बता दी होती कि आप ही राजा कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते। राजा कुमार वर्मा बोले, रानी कौशल्या, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपने नगर वासियों और सेना को मैं पहले ही बता देता तो मुझे अपने बल से राज्य को पाने का मौका नहीं मिलता और न ही मुझे इस बात को प्रमाणित करने का अवसर मिलता। अब अपनी शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने
वास्तविक सामर्थ्य रखने वाले युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद राजा ने फिर कभी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी कौशल्या को अपना सामर्थ्य साबित किया। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत ही खुश थी। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। उनके पास रहने के लिए एक घर और कुछ जरूरत का सामान था। इसके अलावा उनके पास 100 जानवर थे। बेटे की छोटी सी उम्र में ही उसका पिता चल बसा। उसके जाने के बाद अब उसके बेटे को ही उन जानवरों की देखभाल करनी पड़ती थी। उसकी माँ घर में रहकर खाना बनाती थी, पर कुछ साल बाद उस लड़के की माँ भी चल बसी और अब वह लड़का अपने माता पिता के छोड़े हुए 100 जानवरों के साथ अकेला इंसान रह गया। कुछ साल बीते, अब उस लड़के को लगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वह अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें अपने इस फैसले के बारे में बताने लगा। वे सब उसके इस फैसले से बिल्कुल राजी थे कि इस समय उसे पत्नी की बहुत जरूरत थी। उसके मित्रों ने उससे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम किससे शादी करना चाहते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, वह लड़की अपने गांव से नहीं होनी चाहिए। मुझे एक दूसरे गांव के लड़के से शादी करनी है। क्या कोई ऐसी लड़की को चुनने की जिम्मेदारी लेगा? उसका एक दोस्त इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। उसके मित्र ने कहा कि वह उसका दूत बनकर जाएगा और उसके लिए लड़की ढूंढेगा। उसका वह मित्र वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद उसके पास लौटा। उसने उस नौजवान से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस के गांव से एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। नौजवान ने पूछा, कौन है वह? उसका दोस्त बोला, वह एक सेठ की इकलौती बेटी है। उस सेठ के पास 6000 जानवर हैं। नौजवान ने अपने दोस्त से कहा कि वे उस गांव में जाए और शादी की सब बात पक्की कर आए। उसका दोस्त वहां से पड़ोस के गांव में अपने मित्र के रिश्ते के बारे में उस सेठ से बात करने के लिए चला गया। जब वे सेठ के घर पहुंचा और उसने अपने मित्र के बारे में बताया, तो उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, उस लड़के से कहना कि अपनी बेटी के बदले में मुझे 100 जानवर चाहिए। अगर उसे मेरी बात मंजूर हुई तो फिर कोई अड़चन नहीं है। दोस्त ने आकर नौजवान को बताया कि उस लड़की के पिता ने क्या कहा है। नौजवान ने इस बारे में काफी देर तक सोचा और बोला, अगर मैं उसे अपने 100 जानवर दे देता हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुल 100 जानवर ही हैं। फिर मैं और मेरी पत्नी गुजारा कैसे करेंगे? दोस्त ने कहा, यह तुम सोच लो और अपना जवाब मुझे बता दो, फिर मैं उस सेठ को बता आऊँगा। नौजवान सोचने लगा कि वह इस हालत में क्या करे। वह अपना सिर खुजलाता हुआ इधर से उधर चक्कर काटने लगा। आखिर उसने फैसला कर लिया और उसने दोस्त से कहा, ठीक है, जाओ और उससे जाकर कह दो कि मैं तैयार हूँ। मैं उसे 100 जानवर दे दूंगा जो वह अपनी बेटी के लिए मांग रहा है। उसका दोस्त सेठ के पास गया और उन दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया गया। दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन को देखा। उसे लड़की बहुत सुंदर लगी, तो उसने उसके पिता से शादी की शर्तें तय की। 3 दिन बाद उसने अपने 100 जानवर सेठ को दे दिए और 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो गई। दुल्हन अपने पति के गांव में उसके घर में रहने के लिए आ गई। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चला। घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, घर में दूसरी चीजों की भी कोई कमी नहीं थी। पर जल्दी ही घर में खाने का सामान खत्म होने लगा, तो वह नौजवान अपनी पत्नी से बोला, सुनो, हम लोग गरीब हैं
मेरी पूरी संपत्ति तो वही मेरे 100 जानवर थे। मैं गायों को दूता था और बैलों से खेत जोतता था। मैंने अपने सारे जानवर तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पिता को दे दिए और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अपने पड़ोसियों के पास जाऊं और उनके लिए काम करूं। मुझे बहुत छोटे और बहुत थकाने वाले काम करने पड़ेंगे, पर उन कामों को करने से जो कुछ मैं कमाऊंगा उससे हमारे पास कम से कम खाने के लिए तो कुछ होगा ही। पत्नी ने उसके आगे अपनी हाँ में सिर झुकाया, पर वह बोली कुछ नहीं। अब वह नौजवान हर सुबह अपने पड़ोसियों के घर जाता और थोड़े से दूध और एक थैली अनाज के बदले में उनकी मजदूरी करता। कभी वह उनकी गायें दूहता, कभी वह उनकी लकड़ियां काटता, कभी वह उनकी छत ठीक करता, तो कभी वह उनकी स्त्रियों के लिए नदी से पानी लेकर आता, जो घर में अकेली खाना बनाने के लिए रह जाती। पर इन सब कामों के बदले में वे उसे बहुत ही कम पैसे देते थे। इस बीच गांव के एक अमीर आदमी के एक सुंदर लड़के ने उस नौजवान की पत्नी को गांव में देखा तो उस पर उसका दिल आ गया और वह उससे प्रेम करने लगा। रोज जब उस लड़की का पति काम पर चला जाता तो वह लड़का उसके घर के आसपास घूमता रहता ताकि वह उससे कुछ बातें कर सके। उस नौजवान की पत्नी भी उस लड़के को यह दिखाया करती थी कि जैसे उसमें कुछ गलत नहीं था, पर वह इसके बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकी क्योंकि उसे लगा कि इससे उसका पति घर पर ही रुक जाएगा और जो थोड़ा बहुत काम उसे मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। इससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वह भी नहीं होगी और उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। लड़की की शादी हुए करीब करीब 6 महीने बीत गए तो सेठ ने सोचा कि वे अपनी बेटी और दामाद को देखकर आए कि वे कैसे हैं, तो बिना बताए ही उनसे मिलने के लिए वे चल पड़ा। जब वे अपने दामाद के घर पहुंचा तो उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। उसने अपने पिता को अंदर बुलाया और उन्हें आराम से बिठाया। उसने उन्हें ताजे फल खाने को दिए। उसका पिता बोला, तो मेरी बेटी, तुम कैसी हो? क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? बेटी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, जी पिताजी, पर वे अपना दुख छिपाने पर भी नहीं छिपा सकी। तो वे अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए पानी लेने का बहाना करके वहाँ से चली गई। वह अपने कमरे में गई और जाकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे कम से कम अपने पिता को खाना तो खिलाना ही होगा। वह इसका कोई हल सोच ही रही थी कि उसने उस लड़के को देखा जो काफी दिनों से खिड़की से उससे बातें करने की कोशिश में उसके घर के चक्कर काट रहा था। उसने कुछ सोचा और अपने आंसू पोंछ लिए, खुद को ठीक किया और इस उम्मीद में पिछले वाले दरवाजे से बाहर गई कि शायद वह लड़का उसे वहाँ दिख जाए। वह लड़का उसे वहाँ मिल गया। उस लड़की को बाहर देखकर वह लड़का कहने लगा, मैं आपसे अपने इस पागलपन के लिए क्षमा मांगता हूँ, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है ना तो मुझे नींद आती है ना मुझे भूख लगती है। मेरे पिता बहुत अमीर हैं। तुम इस भिखारी को छोड़ो और मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और रानी बनाकर रखूंगा। लड़की ने उससे कुछ प्यार की बातें की और फिर बोली, यह मेरी गलती थी कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह मुझे कहाँ से खिलाता? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस गरीबी में रहते रहते तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना भी नहीं खाया है और कोई नया कपड़ा खरीदने की तो बात ही छोड़ दो। वह लड़का यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया
और सोचने लगा, आखिर मैं अपने काम में सफल हो ही गया। और उस लड़की से बोला, तो चलो फिर आज ही चलते हैं। और आज ही क्यों, अभी ही चलते हैं। लड़की बोली, थोड़ा रुको, आज ही मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए हैं और मैं उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। मुझे अभी उनके लिए अच्छा खाना भी बनाना है, पर जैसे कि मैंने तुमसे अभी कहा कि मेरे पास उनके लिए खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जरा जाकर खाने के लिए खीर बनाने का सामान ले आओ ताकि मेरी मेज खाली खाली ना लगे। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उस लड़के ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी सामान लेकर आता हूँ। कुछ मिनटों में ही वे उसके लिए सारा सामान लेकर वहाँ आ गया और उससे बोला, यह लो खीर का सामान और अब अपना वादा याद रखना। लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, और वे खीर पकाने के लिए अंदर चली गई। खीर बनाते बनाते शाम के खाने का समय हो गया। उसका पति भी कुछ छोटा मोटा काम करके घर वापस आ गया। जब उसने अपने घर में अपने ससुर को देखा तो वे घबरा गया। वह उस समय उन्हें वहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और यह दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है, उन्हें इज्जत से प्रणाम किया। फिर वे दोनों काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अब उस लड़की का पति उसे देखने के लिए रसोई घर में जाता है। जब वे उसे खाना बनाते हुए देखता है तो वे उससे आश्चर्य से पूछता है, अरे तुम खाना बना रही हो, पर घर पर तो खाना बनाने के लिए कुछ सामान था ही नहीं, फिर तुम खाना कैसे बना रही हो? लड़की हिचकिचाते हुए बोली, मुझे कुछ दूध और चावल मिल गए थे, उसी से खाना बना रही हूँ। मिल गया था का क्या मतलब है? किसने दिए तुम्हें यह सब? देखो, अब तुम गुस्सा मत करो। मैंने पड़ोसी से कहा कि मेरे पिता यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, पर मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। यह सुनकर उसका पति कुछ नहीं बोला, बल्कि उसका सिर नीचे झुक गया और उसे बहुत शर्म आ रही थी कि अब उसकी यह हालत हो गई है कि उसकी पत्नी को पड़ोसियों से भीख मांगनी पड़ रही है। उसे इतना दुखी देखकर उसकी पत्नी ने तसल्ली देने की कोशिश की और कहने लगी, देखो तुम खुश रहो, इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है। हम उन्हें इस खाने के बदले में कुछ दे देंगे, फिर हम उनके एहसान के नीचे दबे नहीं रहेंगे। पर अब तुम जाओ और पिताजी के पास बैठ जाओ, खीर अभी तैयार होने को है, तुम वहाँ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। इस बीच यह देखकर कि वह लड़की अभी तक नहीं आई, वह नौजवान जो उसके घर के चक्कर काटता था उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ गया ताकि वह उसे बाहर आने के लिए इशारा कर सके। पर जब वह उसके खुले दरवाजे के सामने इधर उधर घूम रहा था, तभी उस लड़की के पति ने उसे देख लिया। उसने उसे पहचान लिया कि वह तो उनकी एक पड़ोसी का बेटा था जो उसे कभी कभी काम देता रहता था। तो उसके पति ने उसे सलाम किया और उसे खाने के लिए अंदर बुला लिया। वह नौजवान मना नहीं कर सका और उसके बुलावे पर अंदर चला गया। जाकर वे दूसरों के साथ मेज पर बैठ गया। अब उस लड़की का पिता, पति और वह नौजवान मिलकर बातें करने लगे जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ समय बाद खीर मेज पर लाई गई और लड़की उन तीनों को वहाँ एक साथ बैठा देखकर बिना किसी आश्चर्य के मुस्कुराई और बोली, ओ बेवकूफ लोगों, खाना तैयार है। यह सुनकर सबको बड़ी शर्म आई और सबके दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर सबसे पहले उसके पिता ने खामोशी तोड़ी और कहने लगा, बेटी तुमने मुझे बेवकूफ क्यों कहा?
लड़की बोली, पिताजी आप गुस्सा ना हो, पहले आप खुशी खुशी खाना खा लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बेवकूफ क्यों कहा। पर उसका पिता बोला, नहीं बेटी, पहले मैं तुमसे सुन लूं कि मैं बेवकूफ क्यों हूँ, तभी मैं खाना खा सकूंगा। अभी तो तुम्हारी बात सुनकर मेरी भूख ही खत्म हो गई है। इस पर उसकी बेटी निडर होकर बोली, पिताजी आप बेवकूफ इसलिए हैं कि आपने अपनी इतनी कीमती चीज एक बहुत ही छोटी सी चीज के लिए दे दी। उसका पिता बोला, मैंने, और वे कीमती चीज क्या है जो मैंने बहुत छोटी सी चीज के बदले में दे दी? आपको पता नहीं कि आपकी कीमती चीज क्या है। पिताजी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। पिता बोला, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, यह सच है, पर अगर तुम इसे जरा और साफ करके कहो तो अच्छा होगा। बेटी बोली, यह तो साफ है पिताजी, आप जानते हैं कि आपका मेरे अलावा और कोई दूसरा बच्चा नहीं है, और फिर भी आपने मुझे केवल 100 जानवरों के बदले में दे दिया, हालांकि आपके अपने पास 6000 से ज्यादा जानवर हैं। शायद वे 100 जानवर आपके लिए मुझसे ज्यादा कीमती थे। यह सुनकर पिता को बहुत शर्म आई, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वह बोला, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं सचमुच में ही एक बेवकूफ हूँ। उसके बाद वह कहने लगा, और तुमने मुझे बेवकूफ क्यों कहा? उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो मेरे पिता से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता से केवल कुछ जानवर विरासत में मिले और तुमने वे सब केवल मुझे पाने के लिए दे दिए। अगर तुमने अपने गांव की ही किसी लड़की से शादी की होती तो शायद उसकी तुम्हें इतनी कीमत ना देनी पड़ती, पर तुम तो कोई दूसरे गांव की लड़की चाहते थे और इसलिए तुम इतने गरीब हो गए। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे भी गरीब बना दिया, क्योंकि हमारे पास इतना खाना भी नहीं कि हम रोज पेट भरकर खाना खा सकें। अगर तुमने कुछ जानवर भी अपने पास रख लिए होते तो तुम आज पड़ोसियों के घर में काम नहीं कर रहे होते। और पति को यह मानना पड़ा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही थी। वह वाकई अपने ससुर से ज्यादा बेवकूफ था। वह नौजवान भी जो उसे ले जाना चाहता था, जानना चाहता था कि उस लड़की ने उसे बेवकूफ क्यों कहा। वह लड़की बोली, तुम तो मेरे पिता और पति दोनों की बेवकूफियों को मिलाकर भी उनसे भी ज्यादा बेवकूफ हो, यह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। वह नौजवान बोला, इसका क्या मतलब है? तुम तो खीर के सामान के बदले में वह चीज लेना चाहते थे जिसे उसके पिता ने 100 जानवर लेकर दिया था और उसके पति ने 100 जानवर देकर हासिल किया था। क्या तुम मेरे पिता और पति दोनों से ज्यादा बेवकूफ नहीं हो? वह नौजवान भी शर्म और डर से लाल पड़ गया। उसने सोचा कि उसके लिए अब यही अच्छा है कि इससे पहले कि बात और आगे बढ़े और उस लड़की का पति उसे मारे, उसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वे वहाँ से उठकर चला गया। उधर लड़की का पिता अपने गांव चला गया, पर वहाँ जाकर उसने तुरंत ही अपने दामाद के 100 जानवर वापस कर दिए और साथ ही उसे 200 जानवर और दे दिए। इस तरह से वे पति पत्नी दोनों अब खुशहाल जीवन जीने लगे।